हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद अविनाश सर। और कल हमने पढ़ा था डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स होता क्या है और उसमें आपको मैंने माइनस और कोफैक्टर भी पढ़ाए थे। आज हम कोफैक्टर्स की प्रॉपर्टी, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लेकर आए हैं और वो प्रॉपर्टी ये कहती है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, बहुत मैं लिखवाऊंगा नहीं, समझिए। वो प्रॉपर्टी ये कहता है कि यदि कोई मैट्रिक्स है, ध्यान से देखिए, यदि कोई मैट्रिक्स है तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे आएगी। कोई एक रो के एलिमेंट ले लीजिए। देखिए यहाँ पर हमने क्या लिया, एक मैट्रिक्स लिया है 3x3 का। क्या ले लिया है? 3x3 का। तो 3x3 में 9 एलिमेंट होगा, तो उसके पोजीशन के हिसाब से हमने एलिमेंट को भी रिप्रेजेंट कर दिया है। और इसके को फैक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे C1 1 से, इसे रिप्रेजेंट करेंगे C1 1 से, और इसके क्या करेंगे C1 2 से, और उसके C1 3 से। इसी तरह ये क्या होगा, C2 1 इसका कोफैक्टर, इसका C2 2, इसका C2 3। तो प्रॉपर्टी ये कहता है कि यदि आप इस मैट्रिक्स का पहले रो के एलिमेंट ले लीजिए और इसी रो का कोफैक्टर भी ले लीजिए। ध्यान से देखिए, जैसे एलिमेंट ये था, इसका कोफैक्टर C1 1, ये एलिमेंट था, इसका कोफैक्टर C1 2, ये एलिमेंट था, इसका कोफैक्टर C1 3 हुआ। और यदि इस रो के एलिमेंट को इसी रो के कोफैक्टर के कोरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके जोड़ दोगे, ऐड कर दोगे, तो वो इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू के इक्वल आ जाएगा। ध्यान से सुनिए, एलिमेंट लिया, ध्यान से देखो, एलिमेंट लिया फर्स्ट रो का A11, A12, A13, पहले रो का एलिमेंट, और जो कोफैक्टर बगल में मल्टीप्लाई में देख रहे हो वो भी उसी रो के है, फर्स्ट रो का ही है। और ऐसा नहीं है फर्स्ट रो का तो है ही है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इस एलिमेंट के कोफैक्टर को हमने मल्टीप्लाई है इसके साथ, नहीं, रो लेंगे उसी के कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर भी लेना, मतलब इसका कोफैक्टर इसके एलिमेंट के साथ इसका कोफैक्टर, इसके इस एलिमेंट के साथ इसका कोफैक्टर, इस एलिमेंट के साथ इसका कोफैक्टर। यदि आपस में मल्टीप्लाई करके जोड़ दोगे तो आ जाएगा डिटरमिनेंट की वैल्यू का इक्वल। किसके डिटरमिनेंट की? इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू। ठीक है, केवल ये ऐसा फर्स्ट रो के साथ ही नहीं होता है, ऐसा सेकंड रो के साथ भी होता है। यदि आप सेकंड रो लीजिए और सेकंड रो के को फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आ जाएगा। और ऐसा केवल फर्स्ट और सेकंड रो के लिए ही नहीं होगा, थर्ड रो के लिए भी होगा। यदि थर्ड रो के एलिमेंट को ले लो यहाँ पर और थर्ड रो के ही को फैक्टर को ले लो, कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगा। और ऐसा केवल रो में नहीं होता है, कॉलम में भी होता है। यदि आप फर्स्ट कॉलम ले लो और फर्स्ट कॉलम के को फैक्टर को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे तभी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया कि जो रो लीजिए या जो कॉलम लीजिए उसी रो या उसी कॉलम के को फैक्टर को कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये तो पहली प्रॉपर्टी थी कोफैक्टर की। दूसरी प्रॉपर्टी कहता है कि यदि आप एलिमेंट लेते हैं फर्स्ट रो का, यदि आप एलिमेंट लेते हैं क्या, फर्स्ट रो का, और कोफैक्टर लेते हैं सेकंड या थर्ड रो का और उसको कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे तो वैल्यू हो जाएगी 0। जैसे यहाँ पर सेकंड प्रॉपर्टी है, एलिमेंट हमने लिया फर्स्ट रो का, ध्यान से देखिएगा, कोफैक्टर लिया सेकंड रो का, मल्टीप्लाई के कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके जोड़ दोगे तो वैल्यू आ जाएगा 0। एलिमेंट लिया सेकंड रो, ध्यान से देखिएगा, सेकंड रो के एलिमेंट, कोफैक्टर लिया फर्स्ट रो का यार और मल्टीप्लाई करके जोड़ दोगे तो आ जाएगा वैल्यू 0। मतलब ये हुआ कि जो रो लेना है उस रो को छोड़कर दूसरे रो का कोफैक्टर लेके कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई। कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई मतलब यदि आप रो के एलिमेंट ये लेते हैं, कोफैक्टर इसके लेते हैं, तो इसी के कोफैक्टर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके कोफैक्टर को इससे, इसके कोफैक्टर को इससे, और तब जोड़ोगे तब 0 हो जाएगा। ऐसा नहीं है ये एलिमेंट हम ये रो ले लिए और कोफैक्टर इसका निकाल रहे हैं और इसके कोफैक्टर को इधर, इसके कोफैक्टर को इधर, तब 0 नहीं होगा। ठीक है ना, कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर मतलब यदि आप एलिमेंट यहाँ से ले रहे हो, कोफैक्टर इस रो के या इस रो के ले रहे हो, तो सीधा सीधा इसके कोफैक्टर को इसके साथ, इसके कोफैक्टर को इसके साथ, इसके कोफैक्टर को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तब वैल्यू 0 आएगी। या आपने कॉलम में भी यही चलेगा, कॉलम ये ले लो और इस कॉलम के कोफैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करके जोड़ दो तो क्या हो जाएगी वैल्यू 0। अब कहोगे सर थोड़ा एग्जाम्पल दे दीजिए। चलो भाई एग्जाम्पल 2x2 छोटा लेते हैं, टाइम कम लगेगा। ध्यान से देखिए 3 2 4 1 ये ले लिया। अब हम क्या करते हैं, इसके को फैक्टर निकालते हैं C11। तो C11 क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 1, आपको बताया था ना फॉर्मूला है, Cij होता है -1 की पावर i + j और Mij, ये होता है। जो लोग प्रैक्टिस कर चुके होंगे वो बहुत आसानी से फटाफट निकाल लेंगे बिना ये सब लिखे हुए।
तो C11 होगा -1 की पावर 1+1, और ये जिस एलिमेंट जिस रो में है हटा दो, ये हो गया है, और ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। C12 कितना होगा -1 की पावर 1+2, और ये हटाओ क्या आएगा 4, तो -4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। C12 हो गया, C21 -1 की पावर 2+1, और हटाओ 2, ये हो जाएगा -2, और C22 कितना हो जाएगा -1 की पावर 2+2, और इसका है तो इसको हटाओ कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा 3। ये आ गया, ये को फैक्टर हमने निकाल लिया। अब इसमें एलिमेंट का नाम क्या होगा, ध्यान से देखो, A11 3, A12 2, और ये क्या होगा A21 4, और A22 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब पहली प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं। पहला प्रॉपर्टी ये कह रहा है कि कोई भी एक रो ले लो, तो अब पहले रो को ले रहे हैं, पहले रो को लो, अब पहले रो के ही को फैक्टर से मल्टीप्लाई करो। तो पहला रो A11 और इसका को फैक्टर C11, पहला रो का एलिमेंट A12 और उसका इसी का को फैक्टर कितना होगा C12। पहला रो लिए और पहले रो के क्या कर लिए हम, पहले रो के एलिमेंट को लिया दोनों को, और उसी के कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं क्या आता है। तो हो जाएगा A11 मतलब 3, और C11 मतलब 1, A12 का मतलब 2, और C12 का मतलब -4। कितना आ जाएगा ये 3 - 8 आ जाएगा 5। क्या आ गया 5 आ गया। अब तुम कहोगे कि सर ये तो क्या है, तो अभी बता रहे थे कि जो रो लोगे उसी के कोफैक्टर लोगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी। तो इसका डिटरमिनेंट भी तो निकाल लो। डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आएगा 3 2 4 1, मल्टीप्लाई करो तो 3 - 8 कितना आएगा -5, ये भी -5 आएगा, सॉरी ये कितना आएगा -5 आएगा। दिख रहा है ना, डिटरमिनेंट क्या आएगा -5 आ गया। कैसे निकालते हैं डिटरमिनेंट, इसको वर्टिकल लाइन में निकालने का तरीका इसका यहाँ मल्टीप्लाई करके, यहाँ में 3, इसका यहाँ -5 आ गया। ये तो था हमने क्या लिया, फर्स्ट रो को लिया और उसी के कोफैक्टर को लिया। अब तुम कहोगे सर सेकंड रो के साथ दिखाइए ना कि डिटरमिनेंट की वैल्यू के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर। तो यहाँ पर देखो एलिमेंट लेंगे सेकंड रो का, तो एलिमेंट सेकंड रो का क्या होगा A21, और कोफैक्टर भी इसी का लेना है तभी तो वैल्यू आएगा, और A22 C22, ध्यान से देखिए A21 की वैल्यू 4 और C21 की वैल्यू -2 प्लस A22 की वैल्यू 1 और C22 की वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा आपका -8 + 3, ये भी आ गया -5। बोलिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप यदि कोई भी रो लीजिए और उसी रो के कोफैक्टर को लीजिए तो आप देखेंगे कि वैल्यू क्या आ जाएगी, डिटरमिनेंट के इक्वल आएगी। वैल्यू क्या आएगी, डिटरमिनेंट के इक्वल आएगी। ध्यान से देखते रहिए। अब चलो भाई, अब कहोगे सर रो में तो दिखा दिए, कॉलम में दिखा दिए कि वही कॉलम लेंगे और उसी कॉलम के कोफैक्टर लेंगे तभी डिटरमिनेंट की वैल्यू वही आएगी। तो चलो तीसरा कॉलम लेते हैं। कौन सा कॉलम, सेकेंड कॉलम लेते हैं। सेकेंड कॉलम का एलिमेंट ये क्या होगा, इसका नाम C12, और C12 के साथ इसी का कोफैक्टर लेंगे, इसी कॉलम का कोफैक्टर और इसी का कोफैक्टर लेंगे। तो सॉरी एलिमेंट लेंगे तो कितना होगा A12 और कोफैक्टर होगा C12, और ये क्या हो जाएगा A22 और इसका कोफैक्टर कितना हो जाएगा C22। अब देखो क्या आता है, A12 की वैल्यू 2, कोफैक्टर C12 की वैल्यू -4 और A22 की वैल्यू कितना है 1 और कोफैक्टर है C22 कितना 3, तो फिर ये भी क्या आ जाएगा -5 आएगा। मतलब ये हुआ, ये 2x2 का ले रहे हैं इसलिए कि थोड़ा सा मुझे कम टाइम मिलेगा आपको समझाने के लिए। आप 3x3 में भी देखिएगा, 3x3 का मैट्रिक्स ले लीजिएगा, फिर इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालिएगा, जो हमने ये निकाला है 3x3 के डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लीजिएगा। इसके बाद सारे एलिमेंटों का 3x3 के 9 एलिमेंट है तो 9 को फैक्टर निकाल लीजिएगा, और इसके बाद से आप किसी एक रो को लीजिएगा और उसी रो के कोफैक्टर को कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके ऐड करिएगा। देखेंगे जो डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाले हैं उसी पे इक्वल आ रहा है। या कोई कॉलम लीजिएगा, उसी कॉलम के कोफैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करके उसी एलिमेंट
जो रो होगा उसी के कोफैक्टर लीजिएगा और कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके आप क्या करिएगा, प्लस करिएगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू के इक्वल आएगा। ये तो हो गया, पहले को हमने वेरीफाई कर दिया। अब आ रहे हैं हम दूसरा जो इसकी प्रॉपर्टी कह रहा है कि यदि रो लेंगे फर्स्ट और कोफैक्टर लेंगे सेकंड का तो वैल्यू 0 आनी चाहिए। आएगी भाई। तो चलिए जो सेकंड प्रॉपर्टी है इसका, वो सेकंड प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। रो ले लो, पहला एलिमेंट, पहला रो A11 और A12 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड रो के कोफैक्टर से। पहला रो लेंगे एलिमेंट और मल्टीप्लाई करेंगे इसमें किससे, सेकंड रो के कोफैक्टर से। तो सेकंड रो के कोफैक्टर से लेने का मतलब ये हुआ कि ये नहीं हुआ कि आप सेकंड रो के कोफैक्टर लेंगे और इसके कोफैक्टर को से नहीं, सेकंड रो पे जब आएंगे तो ये इस एलिमेंट के कोफैक्टर कॉरस्पॉन्डिंग मतलब इसके साथ, इसका इसके साथ, सीधा सीधा। तो A11 के साथ इस एलिमेंट का और इस एलिमेंट का जो कोफैक्टर होगा वो हो जाएगा C21 और एलिमेंट ये है, अब कोफैक्टर इसका लेना है तो इसका हो जाएगा C22। अब वैल्यू कैलकुलेट करो, A11 की वैल्यू 3, C21 की वैल्यू -2, A12 की वैल्यू 2 और C22 की वैल्यू 3। हम देख रहे हैं कि -6 + 6 क्या हो जाएगा, 0। एक और देख लेते हैं, सेकंड कॉलम और फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर। सेकंड कॉलम क्या हो जाएगा, एलिमेंट ये क्या होगा A12 और ये क्या होगा A22 और इसमें मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट कॉलम के कोफैक्टर को। देखिए तो अब ये कॉलम लिए हैं और इसका कोफैक्टर लेने जा रहे हैं तो इसमें इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा C12 और इस वाले में इसका तो C21। इसकी वैल्यू देखो क्या हो जाएगा, A12 कितना है 2 तो C12 कितना हो गया -4 और A22 कितना हो गया 3 और A21 कितना हो जाएगा A22 के साथ A21 तो A22 कितना हो गया 1, A22 कितना हो गया, ध्यान से देखो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। A12 कितना हो गया 2 और C12 -4 और A22 इतना हो गया। और कोफैक्टर है आपका कोफैक्टर लेंगे C21 कहाँ गया, ध्यान से देखिए ये एलिमेंट कहलाएगा A12 और ये C11 लेंगे, सॉरी ये एलिमेंट ले लिया, ये कॉलम ले रहा है ना तो कॉलम का एलिमेंट ये क्या कहलाएगा A12, इसका क्या नाम होगा A22। अब जब एलिमेंट इस कॉलम का लिया कोफैक्टर इस कॉलम का तो इसके कोफैक्टर का नाम C11 और इसके कोफैक्टर का नाम क्या होगा C21। तो यहाँ पर C1 की वैल्यू कितनी होगी 1 और A22 कितना हो गया 1 और A21 कितना आया है -2। तो ये भी हम देख रहे हैं कि -2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो फिर ध्यान से सुनिए, कोफैक्टर की प्रॉपर्टी कहता है कि यदि आप फर्स्ट रो का कोफैक्टर लेते हैं और फर्स्ट रो के कोफैक्टर को फर्स्ट रो के एलिमेंट के साथ कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे तो ये वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के वैल्यू के इक्वल आ जाएगा। मतलब यह हुआ कि जो रो लेंगे या जो कॉलम लेंगे यदि उसी के कोफैक्टर या समझ में आ रही बात, जो कॉलम लेंगे उसी कॉलम के कोफैक्टर को कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके यदि हम सम कर देंगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगा। फिर से ध्यान से सुनिए, जिस रो को लीजिए या जिस कॉलम के लीजिए उसी कॉलम के एलिमेंट के साथ उसी रो के कोफैक्टर का कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आएगी। और यदि रो लेते हैं फर्स्ट और कोफैक्टर लिखते हैं सेकेंड या थर्ड या फोर्थ रो के और उसको कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। इसी तरह यदि आप कॉलम में कोई पार्टिकुलर कॉलम देते हैं और उस पार्टिकुलर कॉलम के अलावा दूसरे कॉलम के कोफैक्टर को कोफैक्टर निकाल के और जो दूसरा यदि आप कोई कॉलम लेते हैं और उस कॉलम के अलावा किसी दूसरे कॉलम के कोफैक्टर को क्या करते हैं निकाल के उस कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके आप ऐड कर देंगे तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो ध्यान से सुनिए, जो रो लेना है उसी के कोफैक्टर को लेकर मल्टीप्लाई करोगे तो डिटरमिनेंट
वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आएगी इसकी। और यदि रो लेंगे ये और कॉल इस रो के कोफैक्टर या इस रो के कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये तो था कोफैक्टर की प्रॉपर्टी। अब हम चलते हैं वैल्यू डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी निकालने। क्या निकालने? प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स। 3x3 पे करिएगा ध्यान से। प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स। पहली प्रॉपर्टी कहता है यदि कोई डिटरमिनेंट है 1 2 3 3 2 1 2 1 2, ठीक है। यदि कोई डिटरमिनेंट्स है और उसके दो रो को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो वैल्यू तो वही रहेगा, लेकिन क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा। मान लीजिए कि ये डिटरमिनेंट यहाँ से देखिए और इसकी वैल्यू निकालोगे क्या आएगा 1। तो अब डायरेक्ट निकालेंगे, आप लोग निकालो 1 क्या हो जाएगा 4 -1 -2 कितना हो जाएगा 6 -2 6 -2 और ये हो जाएगा 3 तो कितना हो जाएगा 3 -4 कितना आएगा 3 और ये हो जाएगा आपका -8 ये हो जाएगा -3 तो 11 -8 आएगा। कितना आएगा -8 आ जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि किसी भी दो रो को इंटरचेंज कर दीजिए या दो कॉलम को इंटरचेंज करिए, तो देखो इंटरचेंज कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे दोनों टाइप का। इसका मतलब हुआ कि R1 R2 आपस में इंटरचेंज हो रहा है। यदि हम लिखते हैं कि R2 तो दोनों तरफ से एरो R3 मतलब R2 R3 को इंटरचेंज कर रहे हैं। यदि हम लिखते हैं C1 इंटरचेंज C3 तो C1 C3 मतलब कॉलम C1 मतलब फर्स्ट कॉलम की जगह थर्ड कॉलम आ जाएगा और थर्ड कॉलम की जगह फर्स्ट कॉलम। इंटरचेंज मतलब ये यहाँ और ये यहाँ, तो कोई एक अप्लाई करो एक साथ एक बार में। यदि मान लेते हैं कि हम R1 R2 को इंटरचेंज करते हैं, वाली प्रॉपर्टी कहता है कि यदि दो रो आपस में इंटरचेंज होगा या दो कॉलम आपस में इंटरचेंज होगा तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट तो वही आएगा, लेकिन साइन चेंज हो जाएगी। मतलब -8 आएगा तो इस बार +8 आएगा। तो चलो भाई चेंज करके देखते हैं, अप्लाई कर लो कितना हो जाएगा। यहाँ पर इंटरचेंज करने के बाद मान लेते हैं कि डिटरमिनेंट चेंज हो जाएगा तो P आ गया। तो यहाँ पर 3 2 1 1 2 3 2 1 2 हमने क्या किया, दो रो को इंटरचेंज कर दिया R1 R2 को, 3 2 1 ऊपर और 1 2 3 नीचे। अब वैल्यू निकालो 3 और -3 -2 कितना हो जाएगा 2 -6 +1 कितना हो जाएगा 1 -4 तो ये हो जाएगा आपका 3 ये हो जाएगा +8 और ये हो जाएगा -3 आ गया ना। ध्यान से देखिए -8 था +8 आ गया। अब फिर यदि किसी रो को या किसी कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे, समझ में आ रही बात है, एक बार फिर चेंज करेंगे तो फिर माइनस में आ जाएगा। तो जितनी बार दो रो को आपस में इंटरचेंज करेंगे या दो कॉलम, यदि कॉलम भी चेंज किए होते ना, इस कॉलम को यहाँ इस कॉलम को यहाँ, तभी भी +8 आया होता है। ध्यान से सुनिए, पहली प्रॉपर्टी कहता है कि यदि किसी भी डिटरमिनेंट के दो रो को आपस में किसी भी दो रो को आपस में इंटरचेंज करके दीजिएगा तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट चेंज नहीं होगा, लेकिन उसकी साइन चेंज हो जाएगी। यदि पहले केस में प्लस में आंसर आया होगा तो वैल्यू उतनी ही आएगी लेकिन निगेटिव में आ जाएगी। यदि निगेटिव में आया होगा तो वैल्यू उतनी ही आएगी लेकिन प्लस में आ जाएगी। जितनी बार चेंज करेंगे उतनी बार साइन चेंज करेगा। मतलब एक बार हमने R1 को R2 से R1 ये इंटरचेंज R2 पढ़ते हैं, इसको क्या दोनों तरफ एरो मतलब इंटरचेंज, R1 R2 को इंटरचेंज कर दिया तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट निकाला तो उतना ही आया, लेकिन माइनस आया था पहले, उस केस में 8 आ जाएगा। आसान है। फिर मान लीजिए कि हम क्या करेंगे, इस कॉलम को इस कॉलम से इंटरचेंज कर देंगे या इस वाले कॉलम को इस कॉलम से इंटरचेंज कर देंगे, तब वैल्यू निकालेंगे तो फिर -8 आ जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। पहली प्रॉपर्टी ये है कि यदि आप किसी डिटरमिनेंट के दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट की साइन चेंज हो जाएंगी, वैल्यू वही रहेगा, साइन चेंज हो जाएगा। चलिए, ये तो पहली प्रॉपर्टी है।
दूसरा प्रॉपर्टी ये कहता है कि यदि ये कोई डिटरमिनेंट है, ये मान ली 2+2 का डिटरमिनेंट है, और आप यदि इसके किसी एक रो में किसी नंबर से स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू उतनी टाइम्स बढ़ जाएगी। मतलब ये हुआ कि एक नया डिटरमिनेंट हमने निकाला, क्या करके इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दो, 6, इसमें क्या कर देते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर दिए फर्स्ट रो में। अब देखो इसको लिखेंगे कैसे, ये जो चेंजिंग हुआ उसको लिखेंगे R1। अब एक तरफ एरो मतलब रिप्लेस पढ़ेंगे, R1 को रिप्लेस कर रहे हैं 3R1 से, मतलब R1 तो हटेगा लेकिन वहां पर क्या आएगा 3R1 आएगा, मतलब R1 में 3 मल्टीप्लाई होकर आ गया। तो अभी हमने बताया ये प्रॉपर्टी ये कहता है यदि किसी रो को हटा लेते हो उसी रो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब उस डिटरमिनेंट की वैल्यू उतनी टाइम्स बढ़ जाएगी। मतलब यहाँ पर जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, जो भी आएगा। तो यहाँ पर जो डिटरमिनेंट बी बनाए हैं किस तरह से बनाए हैं, इस रो में 3 से मल्टीप्लाई करके, तो इस डिटरमिनेंट ऑफ बी की जो वैल्यू आएगी 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए आएगा। ध्यान से देखिए एक ही रो में मल्टीप्लाई किए लेकिन 3 गुना ये बढ़ जाएगा। कैसे होगा, अब इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी 6 - 12 - 6, और इसकी वैल्यू होगी 18 - 36 - 18। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया कि नहीं आ गया, बोलिए। तो सेकंड प्रॉपर्टी भी आपको समझ में आ गया होगा कि यदि आप किसी रो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिस भी नंबर से, पूरे रो में करना है किसी एक एलिमेंट में नहीं। ध्यान से देखिएगा, आप किसी डिटरमिनेंट में किसी एक रो को हटा के या किसी एक कॉलम को हटा रहे हैं, उस कॉलम में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू उतनी टाइम्स बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, उतनी टाइम्स बढ़ जाएगी। तो यहाँ से एक चीज़ और निकल के आता है, जैसे मैट्रिक्स में आप मल्टीप्लाई करते थे तो क्या करेंगे, सारे नंबर में कर देंगे, लेकिन यहाँ पर जो मल्टीप्लाई होगा वो या तो किसी एक रो में होगा या किसी एक कॉलम में होगा। याद रखिएगा। अब तुम कहोगे ये क्या बता रहे हैं, समझ में आ रहा है। ध्यान से देखिए, जैसे डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है 2 6 3 2, तो आप 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखेंगे तो 4 इंटू 2 6 3 2। तो यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट में नहीं होगा, आप चाहो तो इसमें कर लो, चाहो तो इन दोनों में कर लो, चाहो तो यहाँ कर लो, चाहो तो यहाँ कर लो, मतलब किसी एक कॉलम में या किसी एक रो में, या समझ में आ रही होगा। याद रखिएगा, जैसे 4 का मल्टीप्लाई क्या होगा 8 24, ये 3 2 ही होगा, या आप फर्स्ट कॉलम में करते 8 12 6 2। ध्यान से देखिए, यदि किसी स्केलर का किसी डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई होगा तो किसी एक रो में होगा या किसी एक कॉलम में होगा, सारे नंबर में नहीं होगा, याद रखिएगा। और यदि किसी रो को हटा लेते हो उसी रो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू उतनी टाइम्स बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, ये याद रखिएगा। क्लियर हो रहा है, चलिए। तो इसको थोड़ा सा और हम आगे बढ़ा देते हैं, आगे ये बढ़ा देते हैं थोड़ा सा इसमें कि जैसे मैट्रिक्स में इसमें क्या फर्क होता है। जैसे ये हुआ कि 2 4 6 4 2 2 4 4, तो मैट्रिक्स में क्या होता था कि आप 2 कॉमन करोगे तो क्या हो जाएगा, सारे एलिमेंट से कॉमन हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई का रूल है मैट्रिक्स में कि सारे नंबर में मल्टीप्लाई होता है, तो कॉमन भी सारे नंबर से होगा। तो हो जाएगा 1 2 3 2 1 1 2 2 1 होगा। लेकिन यहीं पर डिटरमिनेंट होता है, क्या होता है, डिटरमिनेंट होता तो क्या होगा, डिटरमिनेंट हो गया 2 4 6 4 2 2 4 4 2। तो अब क्या होगा, जब कॉमन करेंगे तो किसी एक रो से करेंगे, तो यहाँ से एक 2 कॉमन होगा, यहाँ से एक 2 कॉमन होगा, यहाँ से एक 2 कॉमन होगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कॉमन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 2 1 1 2 2, ये हो जाएगा। मतलब ये आ जाएगा 8 इंटू 1 2 3 2 1 1 2 2 1। या इस कॉलम से कॉमन कर लिए होते थे 1 2, इस कॉलम से कॉमन करते तो 1 2, इस कॉलम से करते तो 1 2 आता,
ये बात समझ में आनी चाहिए। मैट्रिक्स में और डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है, अलग होता है स्टूडेंट। चलिए, तो दूसरी प्रॉपर्टी तो ये हो गया कि यदि आप किसी एक रो को हटाते हैं उसी रो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी टाइम्स बढ़ जाएगी। अभी बता रहे थे कि इसका मतलब ये होता है, लिख लीजिए, इसका मतलब होता है ith रो एंड jth रो आर इंटरचेंज। क्या कहलाएगा, इंटरचेंज कहलाएगा। ध्यान से देखिएगा, दोनों तरफ एरो का मतलब इंटरचेंज से होता है, लेकिन यदि इस तरह से लिखा है, इस तरह मतलब यहाँ पर यदि CIJ इंटरचेंज CJ लिखा होता, इसका मतलब ये होता है कि ith कॉलम एंड jth कॉलम आर इंटरचेंज। ठीक है ना, इसका मतलब दोनों तरफ पे इंटरचेंज हो रहा है। ith मतलब मान लीजिए कि R1 R2 होता, R1 R3 होता, R2 R3 होता, ये हो सकता है। यदि इस तरह से लिखा है, इसका मतलब ये पढ़ेंगे ith रो रिप्लेस बाय jth, इसका मतलब ये हुआ। ऐसा होता होगा नहीं, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि ith रो ri मतलब ith रो jth रो से रिप्लेस हो रहा है, मतलब ith को हटा के rj रख देंगे, r1 रिप्लेस बाई r3, मतलब r1 को हटा देंगे, उसकी जगह r3 बैठा देंगे। ये रिप्लेस की साइन है, ये इंटरचेंज की साइन है। ध्यान से समझिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है, यदि कोई भी डिटरमिनेंट है उसके दो रो आइडेंटिकल है या दो कॉलम आइडेंटिकल है, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 2 3 4 ठीक ना। अब दो रो आइडेंटिकल आ गया, वैल्यू इसकी 0 आएगी। निकाल के देखिएगा करके, हम नहीं निकालेंगे, आप निकालिएगा। इसके डिटरमिनेंट जैसे निकालते हैं, वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि दो रो कॉमन है। ऐसा ही नहीं, यदि कोई डिटरमिनेंट है जैसे 1 2 4 1 2 3 और आ गया, और केवल रो के लिए नहीं है, दो कॉलम भी इक्वल आइडेंटिकल आ गया, दो कॉलम भी एक जैसे आ गए, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब आइडेंटिकल का मतलब ये मत समझिएगा, जैसे ये तो हो गया आइडेंटिकल, मतलब ये रो जैसा है वैसा ही ये रो होना चाहिए। 2 3 4, अब कहेगा सर यहाँ 4 कर देते हैं, यहाँ 3, तभी तो आइडेंटिकल होगा, क्योंकि इसमें भी 2 3 4 है, इसमें भी 2 4 3 है। नहीं, ऐसा नहीं है। आइडेंटिकल मतलब सीधा सीधा इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कॉलम भी आइडेंटिकल होगा तो वैल्यू 0 हो जाएगी, कॉलम भी आइडेंटिकल होगा तो वैल्यू 0 हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा, इसकी वैल्यू निकाल के देखिएगा, 0 1 2 4 1 2 4 आइडेंटिकल हो गया, 0 हो जाएगी, ठीक ना। कोई दो रो या कोई दो कॉलम आइडेंटिकल होगा तब भी वैल्यू उसकी 0 हो जाएगी। निकालिएगा घर पे। ऐसा ही नहीं, यदि कोई, ध्यान से देखिए, 1 2 3 है और 3 4 5 और इसमें 2 3 से 3 इसकी वैल्यू 0 होगी। अब तुम कहोगे सर आइडेंटिकल तो नहीं है, कैसे 0 होगी, तो याद रखिएगा, यदि कोई दो रो आपस में ऐसे देखे कि इस रो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई होकर ये रो आया है, तभी भी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। जैसे इसमें देखो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ना, तो दो रो आइडेंटिकल हो गया कि नहीं हो गया, तभी भी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ ऐसे नहीं लिखेंगे, ये क्यों 0 होगा, इसलिए आप यहाँ से 3 कॉमन कर सकते हैं, तो 3 कॉमन कर देंगे तो एक बाहर आ जाएगा, क्योंकि बताया गया कि किसी एक रो में यदि कोई नंबर कॉमन है तो आप कॉमन कर सकते हैं। किसी एक रो से ही कॉमन होगा या किसी एक कॉलम से ही कॉमन होगा, तो जब कॉमन करेंगे तो क्या बन जाएगा, आ गया कि नहीं, दो रो आइडेंटिकल, वैल्यू हो जाएगी नहीं 0। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि किसी डिटर्मिनेंट्स की यदि किसी एक रो के सारे एलिमेंट 0 या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0,
तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। मतलब ये हुआ यदि 0 0 0 4 5 6 3 2 1 वैल्यू 0 होगा। एक रो 0 तो वैल्यू 0, या एक कॉलम कोई 0 तभी भी इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी 0। देख लीजिएगा, इसको एक्सपेंड करके देख लीजिएगा। किसी भी डिटरमिनेंट का दो रो आइडेंटिकल होगा, पिछला है दो रो आइडेंटिकल या दो कॉलम आइडेंटिकल तो उसकी वैल्यू 0, या कोई एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 तो वो 0, या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 तो वो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। चलिए ये तो हो गया। अब नेक्स्ट है आपका कि ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यदि आप किसी रो को हटाते हैं, उसी रो में किसी दूसरे रो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, इंटरचेंज नहीं होगी। मेरे कहने का मतलब हुआ कि हमने ith रो को तो हटाया, लेकिन कैसे हटाया, उसी ith रो में jth रो में 3 से मल्टीप्लाई करके, 3 की जगह k कर लीजिए, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड करके हटा दो या माइनस करके हटा दो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और बच्चों को यदि समझ में नहीं आता है तो इसको ध्यान से सुनिएगा। कोई रो को हटा रहे हैं, उसी रो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके, तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब इसके लिए एग्जाम्पल, एक डिटरमिनेंट है 3 4 5 6, इसकी वैल्यू निकालो, कितना होगा 18 माइनस 20 माइनस 2 आएगा। अब हम इसमें एक रिप्लेसमेंट अप्लाई करते हैं। क्या हो सर, आप R1 को हटा लेते हो, R1 में ही प्लस करके अब किस में, एक ही तो रो बचा है, इसमें R1 हट गया, R1 में क्या ऐड करेंगे, इसमें कोई नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो या सब्ट्रैक्ट करो, ऐड करने जा रहे हैं 2 × R3। R1 हट तो रहा है, लेकिन कैसे हट रहा है, R1 में हम प्लस कर रहे हैं 2R3, हटाओ कैसे आएगा, तो यहाँ पर देखो इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 10, और 10 को R1 में तो 10 और 3 13, ये क्या हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 1 12, 12 और 4 12 4 हो जाएगा आपका 16, और हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। चलो इसकी वैल्यू निकालो, कितना होगा 78 80 माइनस 2 है। देखो ये रिप्लेसमेंट, याद रखिएगा इसमें कोई चीज़ मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, जो हटेगा वो सीधा सीधा कहाँ रहेगा, ये कॉलम भी हो सकता था, और यहाँ पर आप कोई भी नंबर रख के इसमें मल्टीप्लाई कर दो, कोई भी नंबर, समझ में आ रही बात, प्लस करो या माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब थोड़ा कॉलम के लिए देखते हैं कि क्या कॉलम के लिए भी हो रहा है, तो इसको ले लेते हैं और इसी में हम अप्लाई कर लेते हैं, इस वाले में, इसी में देख लीजिएगा ध्यान से, इसमें अप्लाई कर रहे हैं हम, C2 को रिप्लेस कर रहे हैं C2 माइनस 3 C1 से, ठीक ना, C2 को हटा रहे हैं, कैसे हटा रहे हैं, C1 में 3 मल्टीप्लाई करके माइनस करके। अब देखो कैसे सही, तो क्या आएगा, C2 हटेगा, कौन सा हटेगा, ये हटेगा, कैसे हटेगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो, इसमें माइनस करो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 9, 9 माइनस 4 कितना होगा, 9 माइनस 4 हो जाएगा आपका, सॉरी C2 में ना 4 माइनस 9, तो 4 माइनस 9 कितना होगा 5, और 6 इसमें मल्टीप्लाई करो 3 का तो 15, 6 माइनस 15 कितना होगा -9, हट गया। C2 रिप्लेस बाय C2 माइनस 3C1, C2 को हटाएंगे और इसकी जगह क्या रख देंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके, 3 कर लो या 5 कर लो या 6 कर लो, यहाँ माइनस कर लो, यहाँ प्लस करके दिखा दिए, अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करेंगे तो 4 माइनस 9 माइनस 5, और 6 में 15 तो -9, और देखो अब C2 में केवल रिप्लेसमेंट है, इसका मतलब C1 जो पहले था वही रह जाएगा 3 5, और ये कितना होगा -27, और ये कितना हो जाएगा -25, और यहाँ पर निकालोगे तो ये भी आएगा -2। आप जैसे मन वैसे कर लो, ठीक है। ये नंबर कुछ भी हो सकता है, ये 2 भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है, मतलब कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको फिर से ध्यान देखिए। यदि किसी रो को हटाते हैं, उसी रो में किसी दूसरे रो में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करके, ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ऐसा हम कर सकते हैं। अब ये क्यों पढ़ रहे हैं आगे हम बताएंगे, ऐसा हम करेंगे, ठीक है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यहाँ पर ये भी लिखेंगे सी आई रिप्लेस बाई सी आई प्लस माइनस के सी जे। एक चीज ध्यान दे रखिएगा, इसमें किसी चीज से मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, जो रिप्लेस हो रहा है उसमें किसी से नहीं, वो तो वैसे ही रहेगा। हाँ, जिसको ले जाके ऐड या सब्ट्रैक्ट करना उसमें किसी से भी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड ही होता है भाई। यदि के की वैल्यू 1/3 ले लोगे, इसका मतलब सीजे में 3 से डिवाइड करके आप प्लस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये करता है कि कोई भी डिटरमिनेंट है, उसका यदि एक एलिमेंट, ध्यान से देखिए, a1 x1 a2 x2 a3 प्लस x3 और b1 b2। ये कहता है कि यदि किसी डिटरमिनेंट के एक रो के सारे एलिमेंट 2 नंबर के प्लस में हैं, ध्यान से देखिए, यदि किसी भी डिटरमिनेंट के सारे एलिमेंट 2 नंबर के प्लस में हैं तो उनको जब ब्रेक करेंगे तो वो 2 डिटरमिनेंट में ब्रेक हो जाएगा। कैसे होगा, ध्यान से देखिए, इसको लेंगे तो एक डिटरमिनेंट बनेगा, ध्यान से देखिए, इसको a1 b1 c1 a2 b2 c2 और ये क्या होगा a3 c3 और सॉरी ये b2 b3 और c3 प्लस दूसरा कौन सा होगा, इधर से x1 b1 c1 x2 b2 c2 x3 b3 c3। क्लियर हो रही बात है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट 2 नंबर के सम में थे और जब इसको ब्रेक करेंगे तो 2 डिटरमिनेंट में ब्रेक हो जाएगा। और ऐसा कॉलम के लिए भी हो सकता था। फॉर एग्जाम्पल 2x2 का दिखा देते हैं, थोड़ा इजी रहेगा। a1 प्लस x1 है, अब b1 प्लस यदि y1 आ जाए और c1 प्लस z1 आ जाए और a2 b2 c2 a3 b3 c3। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसके सारे नंबर 2 नंबरों के सम में हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, a1 b1 c1, एक तो ये बन जाएगा और एक ये और एक ये a2 b2 c2 a3 b3 c3। दूसरा क्या बनेगा, ये वाला x1 y1 z1 a2 b2 c2 a3 b3 और c3। ये प्रॉपर्टी है, कह रहा है यदि किसी रो के सारे एलिमेंट 2 नंबर के सम में हैं तो वो 2 डिटरमिनेंट में ब्रेक होगा। यदि किसी डिटरमिनेंट के किसी कॉलम के सारे नंबर 2 नंबर के सम में है तो वो भी 2 डिटरमिनेंट में ब्रेक होगा। अब एक बच्चे क्या गड़बड़ी करते हैं, ध्यान से देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा। बच्चे गड़बड़ी क्या करते हैं वो वाला बता रहे हैं। ये प्रॉपर्टी था जो गड़बड़ी करते हैं कि मान लीजिए क्या ऐसे दिया है, ये 2x2 पे देख लीजिए, अब यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ दो रो के सारे एलिमेंट 2 नंबर के सम में है। तो बच्चे क्या करते हैं, गड़बड़ी जो हम बता रहे हैं, बच्चे क्या करते हैं, एक तो इससे बना लेते हैं, एक इससे बना लेते हैं, एक इससे बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। और एक दूसरा कैसे बनाते हैं, x1 y1 और c1, x1 y1 c1 x2 y2 c2 x3 y3 और c3। जो बच्चे मेजर गड़बड़ करते हैं,
करते क्या है कि सोचते हैं कि एक तो ये कॉलम बन जाएगा, एक ये कॉलम बन जाएगा, एक इसको लेके तो ये एक डिटरमिनेंट बन जाएगा और एक ऐसे बन जाएगा, एक इसको इसको लेकर ऐसे बना देंगे, इसको ऐसे लेकर बना देंगे तो हो जाएगा। लेकिन ये हो गया गलत। अब देखिए कैसे करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, पहले एक रो को ब्रेक करेंगे। तो इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखो, पहले रो को ब्रेक करने जा रहे हैं, इसको ऐसे ही रखेंगे तो इसको और इसको लेके एक कॉलम बनेगा। तो एक A1 B1 प्लस Y1 और C1। फिर क्या होगा, इसको लोगे तो A2 और इसको ऐसे ही रख देंगे B2 प्लस Y2 और ये C2 और ये क्या हो जाएगा A3 B3 प्लस Y3 और ये क्या हो जाएगा C3 स्क्वायर प्लस एक एलिमेंट को ब्रेक करके और इसको पूरा ले लेंगे। अब फिर क्या करो, x1 ले लेंगे, x1 और ये पूरा लेंगे तो x1 B1 Y1 C1 और ये क्या होगा x2 B2 प्लस Y2 C2, ये क्या होगा x3 B3 प्लस Y3 C3। ध्यान से देखिए, पहले आप क्या करेंगे, फर्स्ट रो को ब्रेक करेंगे और इसके बाद से ये अब फिर क्योंकि सेकेंड रो भी इसका दो दो नंबर के सम में है तो ये भी दो दो डिटरमिनेंट में ब्रेक होगा, ये भी दो डिटरमिनेंट में ब्रेक होगा। मतलब ये कि ये वाला डिटरमिनेंट चार डिटरमिनेंट में ब्रेक होगा। और आप लोग क्या करते हैं, इस तरह लिख देते हैं, ये गड़बड़ है। आप स्टेप बाय स्टेप, यदि तीनों रो होता ना तो पहले फर्स्ट रो को ब्रेक करते हैं, फिर जब आता तो सेकेंड रो को ब्रेक करके लिखेंगे, फिर क्या होगा थर्ड रो को ब्रेक करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये ब्रेक होगा दो डिटरमिनेंट में अभी, और ये भी होगा दो डिटरमिनेंट में। मतलब दो रो के सारे एलिमेंट दो दो नंबर के सम में हैं तो चार डिटरमिनेंट में ब्रेक होगा। और यदि यही तीनों रो के सारे नंबर दो दो नंबर के सम में होता तो 8 डिटरमिनेंट में ब्रेक होता, क्योंकि यदि ये भी दो डिटरमिनेंट में ब्रेक होगा, ये भी दो डिटरमिनेंट में ब्रेक होगा, ये भी दो डिटरमिनेंट में ब्रेक होता और ये भी दो डिटरमिनेंट में ब्रेक होता। कब, जब इसके भी सारे एलिमेंट दो नंबर के सम में होते तो। और स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करेंगे, पहले फर्स्ट रो को ब्रेक करेंगे। जैसे हमने क्या किया, ये एलिमेंट लिया और ये पूरा ले, पहले ब्रेक करते सकते ये लेंगे ये पूरा, ये फिर ये लेंगे ये फिर ये लेंगे ये और ये ले लेंगे तो ये बन गया। फिर x1 और ये पूरा ले लेंगे तो ये बन गया। अब क्या होगा, यहाँ पर हमको ब्रेक करना होगा तो क्या लेते हैं A1 B1 C1। अब ये लेंगे ये फिर ये और ये A2 B2 C2, ठीक है ना। फिर इसी तरह A3 B3 C3 हो गया। अब क्या करेंगे, A1 Y1 और C1, A1 Y1 C1 क्या होगा A2 Y2 C2, फिर क्या होगा A3 Y3 C3 हो गया ना ये दो में। इसी तरह क्या करेंगे, इन दोनों को भी ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, ये भी दो डिटरमिनेंट में ब्रेक हो जाएगा। और यह बात आपको समझ में आ रही होगी कि कैसे हम ब्रेक करने के लिए कह रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं बात, बोलिए। तो ये तो था डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी यह आता है कि आप किसी डिटरमिनेंट्स के, जैसे एक डिटरमिनेंट है 1 2 3 3 2 1 4 5 6, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालिए। समझ में आ रही बात है, या इसके सारे रो को इंटरचेंज करिए, सारे रो को कॉलम मिलाओ। फर्स्ट रो है ना 1 2 3 फर्स्ट कॉलम 1 2 3, सेकंड रो है सेकंड कॉलम, थर्ड रो है थर्ड कॉलम बना लिया। तो इसके भी वैल्यू क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वल आएगा। हमने क्या कर दिया, एक डिटरमिनेंट लिया और उसके सारे रो को कॉलम में चेंज किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। ऐसा भी करोगे तो डिटरमिनेंट की पहले वैल्यू जितनी आएगी आप निकाल के देखिएगा, उतनी ही वैल्यू इंटरचेंज करने पर भी आएगा। मतलब यहाँ से ये पता चल गया कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज आता है। क्या आता है, किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालिए और उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालिए, दोनों सेम आता है। और फिर से लास्ट में पता मिला है कि ए इंटू बी, यदि दो मैट्रिक्स है तो उसको मल्टीप्लाई करके उसका डिटरमिनेंट निकालो, या दोनों को अलग अलग डिटरमिनेंट निकालो, ये भी आता है सही। डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी होता है। तो जहाँ तक मुझे याद था मैंने सारे डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी करा दिया। कल हम जब आएंगे तो डिटरमिनेंट से
बाय प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट आपको क्या कराया जाएगा, कुछ क्वेश्चन कराएंगे। और बहुत बच्चों की शिकायत ये थी सर आपने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को हटा दिया है, तो मैंने हटाया नहीं है क्योंकि मेरे पास एनसीईआरटी बुक नहीं था, तो वो टॉपिक मेरे दिमाग में नहीं हुआ। मैं आर डी शर्मा से देख लेता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ाने हैं और उसी को आकर मैं यहाँ आपको पढ़ाता हूँ। तो आर डी शर्मा में मैट्रिक डिटरमिनेंट के बाद एक और चैप्टर इंट्रोड्यूस किया है, वो उसका नाम है एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, और उसमें हम जाके इन्वर्स निकालने का तरीका है, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है वो पढ़ेंगे, कैसे इन्वर्स निकालेंगे। इन्वर्स दो तरीके से हमको पढ़ना है, एक तो एडजॉइंट मेथड से और एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से। बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ डिटरमिनेंट ऑफ प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स और प्रॉपर्टी ऑफ कोफैक्टर हमने बता दिया है, और बहुत अच्छे से इसको देखिए और समझिए, थोड़ा सा बुक भी पढ़िए। मैं कल जब क्वेश्चन कराऊंगा और बार बार आपको ये पीछे से याद कराऊंगा कि डिटरमिनेंट की ये प्रॉपर्टी होती है, तो जब आप पीछे से क्वेरी करेंगे उस चीज़ को, जो आज पढ़ेंगे जाके घर पे, मुझे लग रहा है कि आप अच्छे से उसको कैप्चर करेंगे, अच्छे से आप क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, और आपको कल की बातें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, आप देख नहीं रहे हैं, जहाँ सब मुझे लग रहा है कि आप देख नहीं रहे हैं, सभी लोग देखिए, आराम से देखिए, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन देखिए और इसको शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करिए, समझ में आ रही है, जिससे हम लोग भी वीडियो बनाने के लिए क्या हो, कल वीडियो बनाने के लिए एकदम एक्साइटेड हो। आप लोग व्यू नहीं आता है, कमेंट और लाइक नहीं आते हैं, तो सीधी सी बात लगता है कि आप इग्नोर कर रहे हैं वीडियो को, और जब इग्नोर करना स्टार्ट करेंगे तो फिर अगले दिन की क्लास में मज़ा नहीं आता है, ठीक है ना। तो वीडियो को कर भी रहे हैं, बहुत लोग देख रहे हैं, बहुत लोग फ़ोन भी कर रहे हैं कि सर अच्छा लग रहा है, लेकिन अपना बेस्ट देने के लिए हम लोग मैं कोशिश कर रहा हूँ, और आगे सुधार ही होने वाला है। धीरे धीरे थोड़ा सा मोबाइल के सामने पढ़ाने का तजुर्बा नहीं है, और इसलिए हो सकता है कि कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो धीरे धीरे रिमूव हो जाएगा। कुछ दिनों बाद आपके क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। अभी मेरे पास कुछ जिसको बोलते हैं कि टूल्स नहीं हैं, यूट्यूबर्स के पास जो टूल्स होते हैं, जब वो टूल्स मिल जाएंगे, कुछ गैजेट्स होते हैं, तो आपको और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में प्रोवाइड करूँगा और बहुत अच्छे से करूँगा। तब तक इसी से काम चलाइए और इसको कई बार देखिए, और देखने के बाद आपको समझ में आएगा। और बुक के क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करिए, क्योंकि प्रैक्टिस हम यहाँ पर कम करा पा रहे हैं। ऑफलाइन क्लासेस होती तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होती है, आपकी क्वेरी भी होती है, तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है, लेकिन एक दो बार देखेंगे तो पक्का है कि आपको समझ में आएगा। थैंक यू।